नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। मैं हूँ भारती कुमारी। आजकल किस्सा कहानी पर मैं आपको सुना रही हूँ अनुपम मिश्र की लिखी हुई किताब आज भी खड़े हैं तालाब। ये एक नॉन फिक्शन श्रेणी की किताब है और जो लेखक हैं अनुपम मिश्र यानी थे वो पर्यावरणविद थे, गांधीवादी लेखक थे। आप जितने भी नाम दे सकें उनके लिए। इस किताब के मैं अब तक 4 अध्याय आप सबको सुना चुकी हूँ और आप सब समझ गए होंगे कि क्षमा कीजिएगा, मैं अब तक आप सबको 5 अध्याय सुना चुकी हूँ और ये आज 6ठा अध्याय होगा। जो पिछला अध्याय था 5वां, उसका शीर्षक रखा था लेखक ने साफ माथे का समाज। इसमें भी तालाब की ही बातें हैं, पूरी किताब ही तालाब पर है। इसमें लेखक ने दक्षिण भारत में तालाब के रखरखाव के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है और उत्तर भारत के भी बारे में है, लेकिन चूंकि इसमें दक्षिण भारत पर ज़्यादा केंद्रित थी जो जानकारी थी हमारी। और फिर राजस्थान के फलौदी के पास के गैंग जी की ये कहानी थी, गैंग जी कल्ला की, कि वो किस तरह से तालाब की देखभाल करते थे। और जैसलमेर के राजा की चर्चा थी, वो कैसे खुद तालाब की मिट्टी काट के जब तालाब में गाद जमा हो जाती थी तो वो खुद हटाया करते थे। अब आगे आज का जो अध्याय है इसका शीर्षक है सहस्त्र नाम। उल्लास की ऊंचाई को दर्शन की गहराई से जोड़ने वाले लोग पूरे जीवन को बस पानी का एक बुदबुदा मानते रहे हैं और इस संसार को एक विशाल सागर। इसमें पीढ़ियां आती हैं, पीढ़ियां जाती हैं, युग आते हैं, युग जाते हैं, ठीक लहरों की तरह। जीवन और मृत्यु की लहरों से लहराते इस भव सागर से पार उतरने का लक्ष्य रखने वाले समाज ने तरह तरह के तालाब बनाए हैं और बहुत ही रुचि के साथ उनका नामकरण किया है। ये नाम तालाबों के गुणों पर, स्वभाव पर तो कभी किसी विशेष घटना पर रखे जाते थे। इतने नाम, इतने प्रकार कि कहीं नामकरण में भाषा का कोश कम पड़े तो बोली से उधार लेते थे, तो कहीं ठेठ संस्कृत तक जाते थे। सागर, सरोवर और सर नाम चारों तरफ मिलेंगे। सागर लाड़ प्यार में सागरा भी हो जाता है और प्रायः बड़े ताल के अर्थ में काम आता है। सरोवर कहीं सरवर भी है। सर संस्कृत शब्द सरस से बना है और गांव में इसका रस सैकड़ों वर्षों में सर के रूप में मिल रहा है। आकार में बड़े और छोटे तालाबों का नामकरण पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की इन जोड़ियों से जोड़ा जाता रहा है। जोहड़, जोहड़ी, बंद, बंधिया, ताल, तलैया तथा पोखर, पोखरी। ये जोड़ियां मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में जगह जगह हैं और सीमा पार नेपाल में भी। पोखर संस्कृत के पुष्कर से निकला है और स्थानों पर गांव गांव में पोखर थे, लेकिन बंगाल में तो घर घर में पोखर हुआ करते थे। घर के पिछवाड़े में प्रायः छोटे छोटे कम गहराई वाले पोखर मछली पालने के काम आते थे। वहां तालाब के लिए पुष्करणी शब्द भी चलता रहा है। पुष्कर तो था ही। पुष्कर के बाद में आदर सूचक जी शब्द लग जाने से वह सामान्य पोखर न रहकर एक अति विशिष्ट तालाब बन जाता है। ये राजस्थान में अजमेर के पास पुष्कर जी नामक प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। सबसे अधिक प्रचलित नाम तालाब ही है, पर तालाबों के नामकरण में इस शब्द का उपयोग सबसे कम मिलता है। डिग्गी नाम हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में चलता है। पानी रखने के छोटे हौज से लेकर बड़े तालाब तक डिग्गी नाम मिलता है। कभी दिल्ली में लाल किले के ठीक सामने लाल डिग्गी नामक एक बड़ा तालाब था। अंबाला में अभी भी कई तालाब हैं और ये डिग्गी ही कहलाते हैं। डिग्गी शब्द दीघी और दीर्घिका जैसे संस्कृत शब्दों से आया है। कुंड भी हौज जैसा ही छोटा और पक्का प्रकार है, पर कहीं कहीं अच्छे खासे तालाबों का नाम कुंड या हौज मिलता है। मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में
कुंड नाम से जाने गए कई तालाब हैं। हौज का उदाहरण दिल्ली का हौज खास है, जो अब तालाब से अधिक एक मोहल्ले की तरह पहचाना जाता है। ताल कई जगह हैं, पर इसी से मिलता जुलता शब्द चाल एक क्षेत्र में ही सीमित होकर रह गया। ये क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के हिमालय का। इन पहाड़ी जिलों में कभी कभी गांव में चाल थी। मैदानी गांव शहरों में ताल आबादी के बीच या पास बनते थे, लेकिन पहाड़ी गांवों में चाल गांव से कुछ दूर ऊपर बनती थी। चालों का उपयोग सीधे पीने के लिए नहीं होता था, लेकिन इन्हीं चालों के कारण गांव के झरने वर्ष भर चलते थे। पहाड़ों पर पहली तेज बरसात का वेग को झेलने, अचानक आने वाली बाढ़ रोकने और वर्ष भर पानी चलाने के लिए चालों का चलन इतना अधिक था कि गांव अपने ऊपर के पहाड़ों में 30 से 40 तक चाल बना देते थे। चाल कोई 30 कदम लंबी, इतनी ही चौड़ी और कोई 4-5 हाथ गहरी होती थी। ये किसी एक हिस्से के जिम्मे नहीं होती। सभी इसे बनाना जानते थे और सभी इसकी सफाई में लगते थे। ये निस्तार के काम आती। गांव के पशुओं के अलावा वन्य पशुओं के लिए भी पानी जुटाती थी। हिमालय में चाल कहीं खाल है, कहीं तोली है, तो कहीं चौरा भी। आसपास के गांव इन्हीं के नाम से जाने जाते हैं, जैसे उफरे खाल या रानी चौरा और दूधा तोली। ठेठ उत्तर में के ये शब्द दक्षिण तक चले जाते हैं। केरल और आंध्र प्रदेश में चैर और चेरुवु शब्द तालाब के अर्थ में ही पाए जाते हैं। चौकोर पक्के घाट से घिरे तालाब चोपड़ा या चौपड़ा और र को र होकर चौपड़ा भी कहलाते हैं। चौपड़ा उज्जैन जैसे प्राचीन शहर में, झांसी जैसे ऐतिहासिक शहर में तथा चिरगांव जैसे साहित्यिक स्थान में भी है। चौपड़ा से ही मिलता जुलता एक नाम चौघरा है। चारों तरफ से अच्छे पक्के घाटों से घिरा तालाब चौघरा कहलाता है। इसी तरह तिघरा भी है। इसमें एक तरफ संभवतः आगौर की तरफ का भाग कच्चा छोड़ दिया जाता था। 4 घाट और 3 घाट से एकदम आगे बढ़कर अठघट्टी पोखर भी होते थे, यानी 8 घाट वाले। अलग अलग घाटों का अलग अलग उपयोग होता था। कहीं अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग घाट बना देते। इसमें स्त्री और पुरुषों के नहाने के लिए भी अलग प्रबंध होता। छत्तीसगढ़ में डौकी घाट महिलाओं के लिए, डौका घाट पुरुषों के लिए बनते थे। कहीं गणेश जी तो कहीं माँ दुर्गा सिराई जाती तो कहीं ताजिए, सबके अलग घाट। इस तरह के तालाबों में 8 घाट बन जाते और फिर वे अठघट्टी कहलाते थे। अठघट्टी ताल तो दूर से चमक जाते, पर गुहिया पोखर वहां पहुंचने पर ही दिखते थे। गुहिया यानी गुह्य, छिपे हुए पोखर। ये आकार में छोटे होते और प्रायः बरसाती पानी के जमा होने से अपने आप बन जाते थे। बिहार में 2 गांव के बीच निर्जन क्षेत्र में अभी भी गुहिया पोखर मिलते हैं। अपने आप बने ऐसे ही तालाबों का एक और नाम है अमहा ताल। छत्तीसगढ़ी में अमहा का अर्थ होता है अनायास। गांव से सटे घने वनों में प्राकृतिक रूप से निचली जमीन में पानी जमा हो जाता है। ढोर ढंगरों के साथ आते जाते ऐसे तालाब अनायास ही मिल जाते हैं। उस रास्ते में प्रायः आने जाने वाले लोग ऐसे तालाबों को थोड़ा थोड़ा ठीक कर लेते हैं और उनको उपयोग में लाने लगते हैं। अमहा का अर्थ आम तो है ही। आम के पेड़ से बड़ी बड़ी अमराइयों से घिरे ताल अमहा तरिया, ताल या आमा तरिया कहलाते हैं। इसी तरह अमरोहा था। आज ये एक शहर का नाम है, पर एक समय आम के पेड़ों से घिरे तालाब का नाम था। कहीं कहीं ऐसे ताल अमराह भी कहलाते हैं। फिर जैसे अमराह वैसे ही पिपराह। पूरी ताल पर पीपल के भव्य वृक्ष। अमराह पिपराह में पाल पर या उसके नीचे लगे पेड़ चाहे कितने भी हों, वे गिने जा सकते हैं। पर लखपेड़ा ताल लाखों पेड़ों से घिरा रहता। यहाँ लाख का अर्थ अनगिनत से रहा है। कहीं कहीं ऐसे तालाब को लखराव भी कहा गया है। लखराव को भी पीछे छोड़े ऐसा था भोपाल ताल।
इसकी विशालता ने आसपास रहने वालों के गर्व को कभी कभी घमंड में बदल दिया था। कहावत में बस इसी को ताल माना, ताल तो भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। विशालतम ताल का संक्षिप्ततम विवरण भी चकित करता है। 11वीं सदी में राजा भोज द्वारा बनवाया गया ये ताल 365 नालों नदियों से भरकर 250 वर्ग मील में फैलता था। मालवा के सुल्तान होशंगा शाह ने 15वीं शताब्दी में इसे सामरिक कारणों से तोड़ा, लेकिन ये काम उसके लिए युद्ध से कम नहीं निकला और भोज ताल तोड़ने के लिए होशंगा शाह को फौज ही झोंकनी पड़ी थी। इतनी बड़ी फौज को भी इसे तोड़ने में 3 महीने लगे। फिर 3 बरस तक ताल का पानी बहता रहा, तब जाकर कहीं तल दिखाई दिया। पर उसके आगर का दलदल 30 साल तक बना रहा। सूखने के बाद इसमें खेती शुरू हुई। तब से आज तक उसमें उम्दा किस्म का गेहूं पैदा होता चला आ रहा है। बड़ों की बात छोड़े, लौटकर आए छोटे तालाब पर। उथले, कम गहरे, छोटे आकार के तालाब चिखलिया कहलाते थे। ये नाम चिखर यानी कीचड़ से बना था। ऐसे तालाबों का पुराना नाम डाबर भी था। आज उसका बचा रूप डबरा शब्द के रूप में देखने को मिलता है। बाई बाय भी ऐसे ही छोटे तालाबों का नाम था। बाद में यह नाम तालाब से हटकर बावड़ी में आ लगा। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास राजों की बाय नामक बावड़ी आज इस शब्द की तरह ही पुरानी पड़ चुकी है। पुराने पड़ गए नामों में निवाण, यद, कासार, तड़ाग, ताम्रपर्णी, ताली, तल्ल भी याद किए जा सकते हैं। इनमें तल्ल एक ऐसा नाम है जो समय के लंबे दौर को पार कर बंगाल और बिहार में तल्ला के रूप में आज भी पाया जाता है। इसी तरह पुराना होकर डूब चुका जलाशय नाम अब सरकारी हिंदी और सिंचाई विभाग में फिर से उभर आया है। कई जगह बहुत पुराने तालाबों को पुराने नाम यदि समाज को याद रखने लायक नहीं लगे तो वो मिट जाते हैं और फिर उन्हें एक नया नाम मिल जाता है, पुरनैहा, यानी काफी पुराना तालाब। आसपास के तालाबों की गिनती में सबसे अंत में बने तालाब नौताल यानी नया ताल कहलाने लगते। वे पुराने भी पड़ जाते तो भी इसी नाम से जाने जाते। गुचकुलिया ऐसे तालाब को कहते हैं जो होता तो छोटा ही है पर जो किनारे से ही गहरा हो जाता है। पल्लव भी ऐसे ही गहरे तालाब का पुराना नाम था। समय की तेज रफ्तार में ये नाम भी पीछे छूट गया है। आज इसकी याद दिल्ली के पास एक छोटे से कस्बे और ऐसे स्टेशन पलवल के रूप में बच गई है जिस पर रेलगाड़ियां बिना रुके दौड़ जाती हैं। खदवन छत्तीसगढ़ में ऐसे तालाबों को कहा जाता है जिनका पानी बेहद साफ रहता है और पीने के काम आता है। पनखत्ती तालाब केवल निस्तारी के काम आते हैं। इसी तरह लैंडिया ताल और खुर्द ताल निस्तारी, दिशा मैदान और पशुओं को पानी पिलाने के लिए होते हैं। अलग अलग स्वतंत्र रूप से बने तालाबों के अलावा कहीं कहीं एक दूसरे से जुड़े तालाबों की सांकल बनाई जाती थी। एक का अतिरिक्त पानी दूसरे में और दूसरे का तीसरे में। ये तरीका कम वर्षा वाले राजस्थान और आंध्र के रायलसीमा क्षेत्र में, औसत ठीक वर्षा वाले बुंदेलखंड और मालवा में, तो अधिक वर्षा वाले गोवा और कोंकण में समान रूप से मिलता है। उत्तर में इनका नाम सांकल या सांखल ताल है तो दक्षिण में दशफला पद्धति। तालाबों की ये सांखल मोटे तौर पर एकाधिक यानी 2 से लेकर 10 तालाबों तक जाती है। सांखल 2 तालाबों की हो और दूसरा तालाब पहले के मुकाबले बहुत ही छोटा हो तो वो छिपिलाई कहलाता है, यानी पहले बड़े तालाब के पीछे छिप गई तलाई। लेकिन जो ताल सामने है और खूब सुंदर भी, उसका नाम चाहे जो हो, उसे सगुरी ताल कहते हैं।
जिस ताल में मगरमच्छ रहते हैं उसका नाम चाहे जितने बड़े ना राजा के नाम पर हो, लोग अपनी सावधानी के लिए, चेतावनी के लिए उसका नाम मगर ताल, नकया या नकरा ताल रख लेते थे। नकरा शब्द संस्कृत के नक्र यानी मगर से बना है। कुछ जगह गधया ताल भी हैं। इनमें मगर की तरह गधे नहीं रहते थे। गधा तो बोझ ढोने का काम करता है। एक गधा मोटी रस्सी का जितना बोझ उठा सके उतनी रस्सी की लंबाई बराबर गहरा ताल गधया ताल कहलाता था। कभी कभी कोई दुर्घटना या घटना भी तालाब का पुराना नाम मिटा देती। यहां वहां ब्राह्मण मारा ताल मिलते हैं। इनका नाम कुछ और रहा होगा, पर कभी किसी ब्राह्मण के साथ दुर्घटना घट गई तो बाद में उसे ब्राह्मण मारा की तरह ही याद रखा गया। इसी तरह एक और नाम है बैरागी ताल। इसकी पाल पर बैठकर कोई कभी बैरागी बन गया होगा। नदियों के किनारे नदिया ताल मिलते हैं। ऐसे ताल अपने आगोर से नहीं, नदी की बाढ़ के पानी से भरते थे। नदियों के बदले किसी पाताली स्रोत से जुड़े ताल को भूफोड़ ताल कहते थे। ऐसे तालाब उन जगहों में ज्यादा थे जहां भूजल का स्तर काफी ऊंचा बना रहता था। उत्तर बिहार में अभी भी ऐसे तालाब हैं और कुछ नए भी बनाए गए हैं। रखरखाव के अच्छे दौर में भी कभी कभी किसी खास कारण के कारण एक आध तालाब समाज के लिए अनुपयोगी हो जाता है। ऐसे तालाब हाथी ताल कहे जाते थे। हाथी शब्द संस्कृत के हत शब्द से बना है और इसका अर्थ है नष्ट हो जाना। हत तेरे की, जैसे चालू प्रयोग में भी ये शब्द हत मेरे भाग की यानी तेरा भाग नष्ट हो जाए जैसे अर्थ में है। हतप्रभ और हत आशा यानी हताशा भी इसी तरह बने हैं। इस प्रकार हाथी ताल छोड़ दिए गए तालाब के लिए अपनाया गया नया नाम था। लेकिन हाथी ताल बिल्कुल अलग नाम है। ऐसा तालाब जिसकी गहराई हाथी जितनी हो। वापस हाथी ताल लौटे। यह नाम संस्कृत से लंबी यात्रा कर थका दिखे तो सीधे बोली में से ताजे नाम निकले थे। फूटा ताल, फुटेरा ताल भी यहां वहां मिल जाएंगे। जिस तालाब पर कभी जनवासा बन गया, गांव की 10-12 बारातें ठहर गईं, उसका नाम बाराती ताल पड़ गया था। लेकिन मिथिला बिहार का दूल्हा ताल एक विशेष ताल है। मिथिला सीता जी का मायका है। उनके स्वयंवर की स्मृति में यहां आज भी स्वयंवर होते हैं। अंतर इतना ही है कि अब वर का चयन कन्या नहीं करती, कन्या पक्ष करता है। दूल्हा ताल पर कुछ निश्चित तिथियों में कई लड़के वाले अपने लड़के लेकर जमा होते हैं। फिर कन्या पक्ष के लोग उनमें से अपनी कन्याओं के लिए योग्य वर चुन लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कुछ ताल हैं। उनका नाम दुलहरा ताल है। कई तालाबों के नाम लंबी कहानियों में से निकले हैं। लंबे समय तक इन तालाबों ने समाज की सेवा की है और लोगों ने लंबे समय तक इनकी लंबी कहानियों को ज्यों का त्यों याद रखा है। ऐसे तालाबों में एक विचित्र नाम है हा पंचकुमारी ताल। बिहार में मुंगेर के पास ये तालाब एक ऊंचे पहाड़ के नीचे बना है। कहानी में राजा है, उसकी 5 बेटियां हैं जो किसी असंतोष के कारण ऊंचे पहाड़ से तालाब में डूबकर अपने प्राण दे देती है। उन 5 के शोक में तालाब का मूल नाम भी डूब गया और फिर लोगों ने हा पंचकुमारी के नाम से ही याद रखा है आज तक। बिहार में ही लखीसराय क्षेत्र के आसपास कभी 365 ताल एक झटके में बने थे। कहानी बताती है कि कोई रानी थी जो हर दिन एक नए तालाब में स्नान करना चाहती थी। इस विचित्र आदत ने पूरे क्षेत्र को तालाबों से भर दिया और इस कहानी के कोई 100 तालाब आज भी यहां मिल जाएंगे और इनके कारण ही इसके इलाके का जल स्तर उम्दा बना हुआ है। पोखर प्रायः छोटे तालाब के लिए ही काम आता है, पर बरसाने जो मथुरा के पास है, बरसाने में ये एक बड़े तालाब के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। राधा जी के हाथ की हल्दी धोने का प्रसंग है। पोखर का पानी पीला हो गया, नाम पड़ गया पीली पोखर।
अब रंग से स्वाद पर आए। महाराष्ट्र के महाड़ इलाके में एक तालाब का पानी इतना स्वादिष्ट था कि उसका नाम ही चवदार ताल यानी जायकेदार तालाब हो गया। समाज के पतन के दौर में इस तालाब पर कुछ जातियों के प्रवेश का प्रतिबंध लग गया था। सन 1927 में चवदार ताल से ही भीमराव जी अंबेडकर ने अछूतोद्धार का आंदोलन प्रारंभ किया था। विचित्र तालाओं में आबू पर्वत राजस्थान के पास नखी सरोवर भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे देवताओं और ऋषियों ने अपने नखों से ही खोद डाला था। जिस समाज में साधारण माने जाने वाले लोग भी तालाब बनाने में पीछे नहीं रहते थे, वहां देवताओं का योगदान सिर्फ एक तालाब का कैसे होता। गढ़वाल में सहस्त्रनाम नामक एक क्षेत्र में सचमुच सैकड़ों तालाब हैं। हिमालय का ये इलाका 10,000 से 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ प्रकृति का एक रूप वनस्पति विदा लेने की तैयारी करता है तो दूसरा रूप हिम अपना राज जमाने की। आसपास दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। निकटतम गांव 5,000 फीट नीचे है। जहां के लोग बताते हैं कि सहस्त्रताल उन्होंने नहीं, देवताओं ने ही बनाए हैं। जयपुर के पास बना गोला ताल विचित्र घटनाओं में से निकले तालाबों में सचमुच सचित्र वर्णन करने लायक है। ये गोल है, इसलिए गोला नहीं कहलाया। कहा जाता है कि ये एक तोप के गोले से बना था। जब जयपुर शहर नहीं बसा था, आमेर राजधानी थी। जयगढ़ के राजा ने जयबाण नामक एक बड़ी तोप बनाई थी। उसकी मारक क्षमता बहुत अधिक थी। उसका गोला 20 मील की दूरी तक जा सकता था। तोप जयबाण जयगढ़ इलाके के भीतर ही बने तोप कारखाने में ढली थी। मारक क्षमता के परीक्षण के लिए इसे किले के एक बुर्ज पर चढ़ाया गया और गोला दागा गया। गोला गिरा 20 मील दूर चाकसू नामक एक स्थान पर। विस्फोट इतना बड़ा था कि एक लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा बन गया। अगली बरसात में इसमें पानी भरा और फिर यह कभी सूखा नहीं। इस तरह जयबान तोप ने बनाया गोला ताल। जयबान तोप फिर कभी चली नहीं। परीक्षण के बाद ही शांति स्थापित हो गई। कहते हैं कि इसके बाद किसी ने उस तरफ हमला करने की हिम्मत नहीं की। गोला ताल आज भी भरा है और चाकसू कस्बे को पानी दे रहा है। अणु बम कहें या अणुशक्ति के शांतिमय उपयोग की बात बहुत हुई थी, हमारे यहां भी हुई। इसी राजस्थान में पोखरण में उसका विस्फोट हुआ, पर कोई गोला तालाब नहीं बना। बनता तो विकिरण के कारण ना बनने से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाता। कभी कभी किसी इलाके में कोई एक तालाब लोगों के मन में बाकी सबसे ज्यादा छा जाता है, तब उसका नाम झूमर ताल हो जाता है। झूमर है सिर का आभूषण। झूमर ताल उस क्षेत्र का सिर ऊंचा कर देता है। तब प्यार में जैसे बेटे को कभी कभी बिटिया कहने लगते हैं, उसे झुमरी तलैया कहने लगते हैं। बिल्कुल भिन्न प्रसंग में झुमरी तलैया का नाम विविध भारती के कारण घर घर पहुंच गया था। भारतीय भाषा की विविधता, ताल तलैया की ये विविधता समाज का माथा ऊंचा करती थी। ये अध्याय यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में अनुपम मिश्र की लिखी हुई किताब आज भी खरे हैं तालाब का 6ठा भाग। जल्दी ही मिलती हूँ अगले भाग के साथ। आप सबको किस्से कहानियां पर किस्से कहानी सुनना और अब तो नॉन फिक्शन श्रेणी भी सुनना कैसा लग रहा है, हमें जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।